कोऑपरेट करना पड़ेगा और बेक के प्लान को फॉलो करना होगा। और फिर वो सब तय करते हैं कि नेक्रोमांसर के नोटिस करने से पहले और स्केलेटन्स की संख्या बढ़ने से पहले उन्हें तुरंत एक्शन लेना ही पड़ेगा। हम एक मॉजुलियम के अंदर नेक्रोमांसर को देखते हैं जो कहता है कि उसे स्टेला एकेडमी के फ्रेशमैन मिलना उसकी किस्मत है। अगर वो इन स्टूडेंट्स को मेज स्केलेटन्स में बदल देता है तो ब्लैक अलायंस अब उसे नीचे नहीं देखेगा। साबी हयाक ब्लैक टावर का 5th लेवल नेक्रोमांसर है। 7 सालों से वो पावर वेसल में माना जमा करता रहा है और सेमेट्री में 700 स्लीपिंग स्केलेटन्स पड़े हैं। उसे पता है कि अब उसकी पावर की वजह से कोई भी उसे डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन तभी अचानक उसे फील होता है कि उसकी सेंसेस का कंट्रोल टूट रहा है और स्केलेटन जनरल कैप्चर हो चुका है। अचानक उसके पीछे से एक जोरदार फ्लैश के साथ मैजिकल अटैक आता है जिससे वो चौंक जाता है। जमीन से हड्डियों का ढेर उठता है और वो नोटिस करता है कि उसका 4th लेवल बोन बैरियर क्रैक हो रहा है और उस पर अटैक हो रहा है। फिर फायर मैजिक उसके 4th लेवल बोन बैरियर को उड़ा देता है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, जिस पर उसे एहसास होता है कि उसने स्टूडेंट्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था और उसने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो सीधे उसकी मेन बॉडी पर अटैक करने आ जाएंगे। भले ही वो सिर्फ फ्रेशमैन है लेकिन स्टेला एकेडमी सबसे प्रेस्टिजियस है और वो थोड़ा डर भी जाता है। वो ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर अगर वो इन स्टूडेंट्स का सामना करता रहा तो रिस्क बढ़ता जाएगा। इसलिए वो एलीट स्केलेटन्स को समन करने का फैसला करता है, अपनी उंगली काटता है और उन्हें समन करता है और जोर से स्केलेटन सोल्जर्स को अपने पास आने का आदेश देता है। तभी उसी वक्त एलीट सोल्जर्स जमीन से उठने लगते हैं। काले हड्डियों वाले डरावने मॉन्स्टर्स सामने आते हैं। उसी समय नेक्रोमांसर टोमेटो सॉस थूकने लगता है जिससे उसे समझ आता है कि स्केलेटन्स को जबरदस्ती समन करने से उसे इंटरनल डैमेज हुआ है। फिर भी उसे लगता है कि ये अमाउंट स्टूडेंट्स को खत्म करने के लिए काफी है, जिस पर वो उन्हें अटैक करने का आदेश देता है। कुछ समय गुजरता है और पहले से कमजोर साबी हयाक नोटिस करता है कि एलीट सोल्जर्स अच्छी तरह लड़ रहे हैं, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि उसी वक्त उसके पीछे टेलीपोर्टेशन मेज आकर खड़ा हो जाएगा। वो पूछता है कि वो कौन है जो स्केलेटन जनरल वाली स्टाफ पकड़े हुए है। हमारा मेन कैरेक्टर सीधे नेक्रोमांसर के सामने खड़ा हो जाता है जिसे देखकर वो पूरी तरह शॉक हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है और कहां से आया है। आखिर वो स्केलेटन्स की आंखों से स्टूडेंट्स की पोजीशन देख रहा था, फिर भी उसे ये नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर उस स्टाफ पर जाती है जिसमें उसके स्केलेटन जनरल की बॉडी लगी है, जिस पर हमारा हीरो स्टाफ को जमीन पर फेंक देता है और स्केलेटन जनरल को तोड़ देता है, जिससे नेक्रोमांसर फिर केचप थूकने लगता है और मान लेता है कि उसने इस यंग स्टूडेंट को अंडर एस्टिमेट किया था। वो समझ जाता है कि ये स्टेला एकेडमी के स्टूडेंट्स की पावर है, लेकिन हमारा हीरो नोटिस करता है कि चीजें उसके प्लान के हिसाब से नहीं चल रही हैं। सही तो ये होता कि वो पहले जनरल को डील करता और फिर बाकी की हेल्प करता, पर बाकी लोग स्केलेटन्स की भीड़ में फंसे हुए हैं और हिल भी नहीं पा रहे, जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा जबकि वो ग्रुप में सबसे कमजोर है, या फिर उसे भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी वो देखता है कि नेक्रोमांसर भी अच्छी हालत में नहीं है, जिससे उसे थोड़ा आराम फील होता है। आखिर एलीट स्केलेटन्स को फोर्स समन करने से वो खुद घायल हो चुका है, जिस पर हमारा हीरो हल्का सा मुस्कुराता है और समझ जाता है कि उसके पास ये फाइट जीतने का चांस है। उधर लड़कियां कॉर्नर हो रही हैं और उन्हें जल्दी स्केलेटन्स को हराना होगा ताकि वो बेक्यूजाइल के पास पहुंच सकें। तभी एक लड़की प्रिंसेस से चिल्लाकर कहती है कि प्रॉब्लम यह है कि टेलीपोर्टेशन मैज अकेले नेक्रोमांसर से लड़ रहा है। टेलीपोर्टेशन मैज 1st लेवल है और नेक्रोमांसर 5th लेवल, इसलिए ये फेयर फाइट नहीं है। तब बैटलफील्ड के बीच में एक बड़ा पर्पल लाइटनिंग बोल्ट गिरता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि अगर बेक मर गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसी वक्त हमारा हीरो नेक्रोमांसर द्वारा बनाए गए बोन प्रिजन से निकलने के लिए टेलीपोर्ट करता है। फिर उसे पीछे से कुछ आने का एहसास होता है, जिस पर वो दोबारा टेलीपोर्ट करता है और नेक्रोमांसर के पीछे से किए गए वॉर को डॉज कर देता है। इसके तुरंत बाद वो मैजिक सोर्ड लेकर उस पर चार्ज करता है और एनिमी पर 2 स्लैशेस मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर कई परफेक्ट ग्लू पोशंस लाया था जिनका इस्तेमाल वो बोन्स डिसॉल्व करने के लिए करता है, खासकर ऐसी सिचुएशन में जब एनिमी बैरियर बनाता है। जैसे ही वो परफेक्ट ग्लू पोशंस नेक्रोमांसर के बैरियर्स पर फेंकता है, वो टूटने लगते हैं, जिससे एनिमी पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और बोन पियर्सिंग स्पेल कास्ट करता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट स्मार्ट है, जिस पर वो एनिमी के पीछे टेलीपोर्ट करता है और सारे अटैक्स अवॉइड कर देता है और पीछे से मिले इस ओपनिंग का फायदा उठाकर उस पर तरवोन से वार करने की कोशिश करता है। लेकिन एनिमी नोटिस कर लेता है और खतरनाक मुस्कान देता है। तभी जमीन के नीचे से एक शार्प बोन निकलकर टेलीपोर्टेशन मेज को लगती है, जिससे उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है और वो कुछ कदम पीछे हट जाता है ताकि नेक्रोमांसर से दूरी बना सके। नेक्रोमांसर हड्डियों से बने स्पीयर को पकड़ता है और हमारे हीरो को इंटिमिडेट करने लगता है। हमारा हीरो जानता है कि वो कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो 5th लेवल मेज है, जिससे फाइट मुश्किल बनी रहती है। इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत थका हुआ है और मुश्किल से ये सब कर पा रहा है। अगर बेक एक और अटैक कर दे तो वो उसे गिरा सकता है।
लेकिन दर्द की वजह से वो मेंटल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पाएगा और टेलीपोर्ट की मूवमेंट कैंसिल नहीं कर सकेगा, जिस पर हमारा हीरो दूसरे ऑल्टरनेटिव सोचने लगता है और आखिर उसे एक तरीका मिल जाता है। जमीन पर गिरे एनिमी का सामना करते हुए साबी बोन स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करता है। हमारा हीरो वॉर लगने से पहले खुद को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर एनिमी हंसता है और सोचता है कि वो भाग रहा है। बेकी यूजीएल बेचारगी से रेंगता है, लेकिन उसे बस थोड़ा और टाइम चाहिए। वो स्ट्रगल करते हुए और दूर भागता है, जिससे एनिमी खुश हो जाता है और सोचता है कि वो जीत रहा है। सभी कहता है कि अब वो इस लड़के को खत्म कर देगा, मुस्कुराता है और यकीन कर लेता है कि वो फाइट जीत चुका है। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि उनके बीच की दूरी 13 मीटर है, इसलिए उसे टेलीपोर्ट मूवमेंट कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस पर वो अपना टेलीपोर्टेशन स्किल यूज करता है और अपने मैजिक सोर्ड को कसकर पकड़ लेता है। जैसे ही वो गायब होता है, एनिमी निराशा में गिर जाता है। वो शॉक हो जाता है जब उसके सामने स्टेला अकेडमी का स्टूडेंट खड़ा दिखाई देता है, जो अपनी सोर्ड से वार करने ही वाला होता है। हमारा मेज एक हीरोइक शाउट निकालता है और मैजिकल सोर्ड टर्वन से अटैक कर देता है, जिस पर सभी स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि इलीट ब्लैक स्केलेटन्स एक एक करके गायब होने लगते हैं। उसी पल वो सोचने लगते हैं कि क्या बेक यूजियो सच में नेक्रोमांसर को हरा पाया है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो उस सिचुएशन से जिंदा बाहर आ गए, सिर्फ बेक की वजह से। हमारा हीरो विलन को उसकी छाती में मैजिकल सोर्ड घोंपकर हरा देता है और अब पूरी तरह थकान फील करता है। इसके बाद उन्हें ऑर्डर ऑफ मैजिक नाइट्स को सौंप दिया जाता है और वो वापस मैजिक एकेडमी लौट आते हैं। उसका प्रोफेसर उसे डांटता है क्योंकि उसने कहा था कि वो सेफ प्लेस में ट्रेनिंग करेगा, लेकिन वो सेमेट्री चला गया। बेक माफी मांगता है, पर स्कूल के रूल्स के हिसाब से उसे पॉइंट्स की पेनल्टी मिलती है। हालांकि रूल्स तोड़ते हुए भी उसने अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट किया, इसलिए ये एडमिरेबल माना जाता है और उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। हमारा हीरो थैंक्स बोलता है और उसे रेस्ट की जरूरत है क्योंकि उसकी थाई घायल हो चुकी है और रिकवर होने में कई दिन लगेंगे। तभी एसेल उससे बात करने आती है। टेलीपोर्टेशन मेज के पास खड़ी होकर वो उसके कामों के लिए उसे थैंक यू कहती है, जिस पर वो कहता है कि वो बाद में उसे रीपे कर सकती है। आसल पूछती है कि अगर वो मेहनत करे तो क्या वो भी उसके जैसा बन सकती है। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट शॉक हो जाता है क्योंकि नॉवेल में असेल कभी ऐसा सवाल नहीं पूछती। वो उसकी वजह से बदल गई है क्योंकि उसने इंटरफियर किया था। प्रिंसेस ट्रायल्स का सामना करती रही, लेकिन उसकी अपनी ओवरकमिंग स्टोरी नहीं बनी, जिस पर बेक यूजियल कहता है कि उसे उससे ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही ऐसे मिरेकल्स कर चुकी है जिन्हें कई लोग इम्पॉसिबल मानते हैं। हमारा हीरो कहता है कि उसे ये पता है क्योंकि वो कुछ समय से उसे देख रहा है, जिसे सुनकर लड़की एम्बैरस हो जाती है और वो तुरंत रिग्रेट करता है क्योंकि ये सुनने में स्टॉकर जैसा लगता है। अपनी बात पर शर्मिंदा होकर हमारा हीरो वहां से चला जाता है। कोई भी ट्रेटर की बेटी की परवाह नहीं करता, लेकिन बेक यूजिल उसके साथ अलग बिहेव करता है, जिससे लड़की खुश हो जाती है क्योंकि उसने कहा कि वो उसे देखता रहा और उसकी अचीवमेंट्स की तारीफ की। अगले दिन टावर में मैजिक ऑर्डर के लोग आते हैं और साथ में अवार्ड सेरेमनी के लिए जर्नलिस्ट्स भी आते हैं। उसी समय प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि उसके पास खड़ी लड़की आज यूजुअल से ज्यादा एक्साइटेड है। उसका प्रोफेसर अनाउंस करता है कि वो उन 12 ब्रेव स्टूडेंट्स को अवार्ड देंगे जिन्होंने डिमोनिक ह्यूमंस का सामना किया। ये प्राइज एकेडमी की डायरेक्टर स्टेला खुद देंगी, जिसे सुनकर सभी हीरोज चौंक जाते हैं। एल्मन एल्विन 9th टियर आर्चमेज है जो ह्यूमैनिटी के पिनेकल पर खड़ा है। उसकी ऑफिशियल एज 300 साल है, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा काम स्माइल रहती है। उसे मैसेकर के नाम से भी जाना जाता है या दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मेज कहा जाता है, जो उसके हार्मलेस अपीयरेंस से बिल्कुल उल्टा लगता है, जिस पर वो स्टूडेंट्स की करेज की तारीफ करता है और धीरे धीरे हमारे हीरो के सामने आकर रुकता है। उसकी आंखों में देखते ही हमारा हीरो प्रेशर फील करता है। ये दुनिया के 10 9th टियर आर्च मेजर्स में से एक की पावर है, लेकिन बेकेल मोटिवेट होता है और अपनी नजरें नहीं हटाता। ये देखकर एल्मन एल्विन उसकी कोशिश की सराहना करता है और कहता है कि उसे उससे यही उम्मीद थी। डायरेक्टर की बातों से प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज हो जाता है और इसी के साथ अवार्ड सेरेमनी खत्म हो जाती है। बेक को 5 मिलियन का रिवॉर्ड मिलता है और अब उसे लंबे समय तक पैसों की चिंता नहीं रहेगी। उसे वेसल ऑफ स्ट्रेंथ भी मिलता है जो नेक्रोमांसर के हार्ट जैसा होता है। जब ऑल्टीरिया डायमेंशनल स्पेस बना पाएगी तब आइटम्स कैरी करना आसान हो जाएगा। वो खुश है कि स्टूडेंट्स ने रिवॉर्ड्स बांटने पर अग्री किया और उसे सिस्टम से भी रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि उसने नेक्रोमांसर अटैक के एपिसोड 4 को कंप्लीट किया। उसे यूनिक तरीके से स्टोरी डेवलप करने के लिए बड़ी अमाउंट में एक्सपीरियंस मिलता है। उसे गेम में मिलने वाले आइटम्स और स्किल्स का रिड्यूस वर्जन भी मिलता है। हालांकि हमारा हीरो अभी समझ नहीं पाता कि ये क्या है। इसके बाद वो फ्रंटल टेलीपोर्ट स्किल के एक्सपीरियंस पॉइंट्स लेना चाहता है क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। आखिर नेक्रोमांसर की फाइट में उसे एहसास हुआ कि वो कितना कमजोर है। बाकी लोगों की तरह सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, उसे आगे बढ़ने के लिए नॉलेज इस्तेमाल करना होगा। सिस्टम उसे रिवॉर्ड देता है और फ्रंटल टेलीपोर्ट स्किल का लेवल बढ़ जाता है और वो क्लास 2 तक पहुंच जाता है, जिसकी रेंज 12 मीटर है। मैक्सिमम 3 चार्जेस हैं और 3 सेकंड कूल डाउन है।
अब वो टेलीपोर्ट को लगातार 3 बार यूज कर सकता है, जिससे फाइट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब वो कहता है कि देखने का टाइम है और हम अबिस मेडिटेशन क्लास देखते हैं जहां प्रिंसेस मौजूद है। अचानक एक आवाज उसे बुलाने लगती है। एक तरह की मैजिकल स्पेक्ट्रल बटरफ्लाई मेडिटेशन के दौरान उसका ध्यान खींचती है और उसके ऊपर क्रिस्टल्स बनने लगते हैं, जिस पर लड़की हैरान हो जाती है कि उसने बिना मैजिकल फॉर्मूलाज कैलकुलेट किए ये कैसे कर लिया। वो सोचती है कि क्या किसी और ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल स्पेल है, लेकिन मनी फ्लो तो सबको फील होना चाहिए था। अगर ये मेडिटेशन का रियल इफेक्ट है तो जो वहां आया था वो पहले से इसे एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद लड़की क्रेडिट प्राइस से खरीदा हुआ ब्रेड रोल खाने जाती है। तभी एक ब्लॉन्ड बॉय स्नॉबिश लुक के साथ उससे बात करने आता है। जब वो पूछता है कि क्या वो किसी क्लब में है, एसल कहती है नहीं, जिस पर वो उसे क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है और वो पूछती है कि क्या कोई कंडीशन है। लड़का कहता है कोई कंडीशन नहीं है, वो उसे इसलिए इनवाइट कर रहा है क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन अंदर से वो समझती है कि वो उसे ट्रॉफी की तरह यूज करना चाहता है। जिस पर वो कहती है कि उसे उस पर विश्वास नहीं है। वो कहता वह है कि वो कोई कंडीशन इम्पोज नहीं कर रहा, उसे बस क्लब ज्वाइन करना है और उसके साथ रहना है। फिर वो कहता है कि आगे चलकर वो उसे और भी चीजें ऑफर करेगा। लड़का अपने बैकग्राउंड का घमंड दिखाने लगता है और एसल अच्छी तरह जानती है कि वो कहां से आता है। आखिर स्कैल्बिन एम्पायर का एडलाबिट किंगडम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। प्रिंस जेरेमी की पावर के साथ वो जानती है कि उसकी मुश्किल जिंदगी खत्म हो सकती है और वो सस्ते ब्रेड रोल से कहीं ज्यादा चीजें पा सकती है। उसे ट्रेटर की बेटी कहकर होने वाली ह्यूमिलिएशन भी सहनी नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि वो उस ह्यूमिलिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करे, उसकी फ्रेंड अचानक सामने आती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। फ्लेम की ये पूरी तरह अचानक एक्शन दोनों को शॉक में डाल देती है। वो एसल पर चिल्लाती है और कहती है कि वो उसे ऐसे छोड़ नहीं सकती जब उसने कहा था कि वो उसे पसंद करती है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से दूर ले जाती है ताकि अकेले में प्रिंसेस एसल से बात कर सके। फ्लेम कहती है कि ये मामला बहुत बुरा खत्म हो सकता था और लड़की से कहती है कि उसे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसने उसे बचाया है, वरना अगर वो बिना वजह मना कर देती तो वो अमीर ब्रैट उसे जिंदगी भर परेशान करता। इसके बाद वो उसे थप्पड़ मारने के लिए माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। चलते हुए वो सोचती है कि क्या उसने सही किया, क्योंकि अगर एसल उस रास्ते पर चली जाती और क्लब ज्वाइन कर लेती तो जेरेमी उसे बर्बाद कर देता। वो ओरिजिनल स्टोरी में इंटरफियर नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेक ने जो किया उसके बाद उसे इतना गलत नहीं लगता। थोड़ी नर्वस होकर वो उम्मीद करती है कि कहीं उसने उसके झूठ पकड़ नहीं लिए। उधर जेरेमी चाय पीते हुए पता करता है कि उस लड़की का नाम फ्लेम है। उसे समझ आता है कि उसने उसके सामने झूठ बोला था ताकि बच सके। अब उसे एसल से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है और वो फैसला करता है कि अब वो उसे अपने लिए चाहता है। इसी बीच मैजिक टीचर अनाउंस करता है कि अब मॉन्स्टर्स के खिलाफ कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू होगा। सिमुलेशन में टारगेट एक मीडियम साइज थर्ड रिस्क लेवल मॉन्स्टर होगा जो पहले से ज्यादा चैलेंजिंग है। तरीका सिंपल है, टीम्स बनाओ और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी से मॉन्स्टर्स को हराओ। हर टीम एक मीडियम साइज मॉन्स्टर चुनेगी और उससे लड़ने की प्रैक्टिस के लिए उन्हें टाइम मिलेगा। वो एलाडोम जाते हैं टेरेन चुनने के लिए और उसी मीडियम मॉन्स्टर का हंट करने के लिए जिसमें वो बेस्ट अडेप्ट हो सकें। इवैल्यूएशन 4 दिन बाद होगा और उन्हें 6 लोगों तक की टीम बनाकर लिस्ट सबमिट करनी होगी। एसल टीम वर्क को पसंद नहीं करती और देखती है कि लोग प्रिंसेस को खुश करने में लगे हैं। कई लोग उसके साथ टीम बनाना चाहते हैं और होंगडियन लोगों से घिरी हुई है। वहीं एसल बिल्कुल अकेली है और कोई उसे ग्रुप में शामिल होने के लिए नहीं पूछता। एडलाबेट किंगडम ने जब उसकी फैमिली को खत्म नहीं किया था तब उसके फ्रेंड्स भी ऐसे ही उसके आसपास रहते थे। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा था, आइस का हाउसमो और फायर की एडलाबेट रॉयल फैमिली। जब दोनों फैमिलीज मैजिक वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे तब उनकी हमेशा टक्कर होती थी और उन क्लैंस में पैदा हुए 2 टैलेंटेड बच्चे थे, होंगयन और असेलमाओ। तब वो खुद को चोजन वन समझती थी और अब सोचती है कि क्या वो एडलाबेट से रिवेंज ले पाएगी। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और पूछता है कि क्या वो अकेली है। चेहरे पर स्माइल के साथ वो उसे क्रीचर हंटिंग असाइनमेंट के लिए अपना पार्टनर बनने का इनवाइट देता है। प्रिंसेस होंग ये देखकर सोचती है कि जब मिनिमम नंबर की जरूरत नहीं है तो वो पेयर क्यों बना रहे हैं। बेक चाहता है कि छोटी टीम बनाकर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले। एसल सोचती है कि सिर्फ 2 लोगों के लिए थर्ड लेवल मॉन्स्टर का सामना करना मुश्किल होगा। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो एक्सेप्ट करेगी और वो मान जाती है क्योंकि उसके पास असाइनमेंट करने के लिए कोई नहीं है। फिर वो टीचर के पास लिस्ट देने जाता है और प्रिंसेस होंग उससे बात करने आ जाती है। वो एसल का सामना करती है और कहती है कि एक थ्रोन हेयर को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, लेकिन असल जानती है कि ये राइवलरी या स्किल की वजह से नहीं है बल्कि बेकोजिल की वजह से है। होंग को बुरा लगता है कि वो एजल जैसी फेलियर से हार गई। हालांकि वो किसी भी फैक्शन में जाकर टीम बना सकते हैं, लेकिन कम से कम नाइट टाइटल होना जरूरी है ताकि मुकाबला फेयर लगे। वो मुजियांग से बात करने जाती है और पूछती है कि क्या उसकी टीम बन चुकी है। नॉवेल का हीरो कहता है कि वो सोलो जाना चाहता है, लेकिन प्रिंसेस उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का इनवाइट देती है। आखिर बेक यूजियल और असल एक टीम बनाते हैं और ये मा यूजोंग का अटेंशन खींचता है। दोनों एक स्पेशल मीडियम टू लार्ज मॉन्स्टर का सामना साथ करने वाले हैं, इसलिए वो दोबारा पूछती है कि क्या मुजियांग उसके साथ टीम अप करेगा। बेक से कम एक बार कंपीट करने के लिए वो आखिरकार प्रिंसेस के साथ ड्यूअल टीम बनाने को मान जाता है।
प्रिंसेस होंग बयान इस बार कंपटीशन में उन दोनों को हराने के लिए ऑब्सेस्ड हो जाती है और 4 दिन की प्रिपरेशन के बाद मॉन्स्टर कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू होता है। हम 5 स्टूडेंट्स की टीम को एक जायंट पर्पल स्लाइम मॉन्स्टर के आसपास देखते हैं। प्रोफेसर अनाउंस करता है कि अब एस और ए क्लासेस की प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन शुरू होगी, जहां हर पर्सन अलग मीडियम साइज क्लास 3 मॉन्स्टर का सामना करेगा। टीम 16 को बहुत ट्रिकी मॉन्स्टर मिलता है और फ्लेम कहती है कि उसने बहुत ट्रेनिंग की है। वो मैक्सिमम स्कोर पाने के लिए रिस्क लेवल 3 मीडियम मॉन्स्टर को अकेले हराने की सोचती है। 5 लेवल 1 मेजर्स मिलकर लेवल 1 रिस्क मीडियम मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं। अगर एट्रीब्यूट एडवांटेज, एक्सपीरियंस और दूसरे फैक्टर्स हों तो हायर लेवल मॉन्स्टर्स का सामना भी पॉसिबल है। क्योंकि वो लाइट मैजिक यूजर है, उसके पास एट्रीब्यूट एडवांटेज ज्यादा नहीं है और कुछ खास नहीं किया जा सकता। फिर भी वो उम्मीद करती है कि एसल माओ अपने टेस्ट में अच्छा करेगी। ओरिजिनल नोबल गर्ल होम की वजह से किसी के साथ टीम नहीं बना पाई थी और उसे वर्स्ट ग्रेड मिला था, इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे रिक्रूट करेगी। लेकिन बेक के आने से उसका फ्यूचर अब बेहतर मोड़ ले सकता है। वह नोटिस करती है टीम 16 जीतती है और टीम 17 नेक्स्ट आने वाला है, जिस पर टीम 17 में सिर्फ वही अकेली होती है। जैसे ही वह बैटलफील्ड में एंटर होने की तैयारी करती है, तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और जमीन पर गिरने से पहले ही हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसकी शर्ट पकड़कर उसे संभाल लेता है। लड़की उसे थैंक्स कहती है, जिस पर हमारा हीरो कहता है कि फ्लेम जाकर उसका शूलेस दोबारा टाई कर दे। वह सोचती है जैकी ने अच्छे से बांधा था, लेकिन फाइट में वह बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाती अगर बेक ने नोटिस नहीं किया होता। इसके बाद वह खुद को रेडी करती है, अपना स्टाफ उठाती है और बैटल स्टांस लेती है। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि वह अकेली एक जायंट माउंटेन मॉन्स्टर के सामने खड़ी है। उस मॉन्स्टर की कोई स्पेशल वीकनेस नहीं है और उस पर ऑपोजिट एलिमेंट से भी अटैक नहीं किया जा सकता है। टीम 17 की इवैल्यूएशन, जो फ्लेम से बनी है, अब शुरू होने वाली है। तब गीजेंट माउंटेनबोर पूरी ताकत के साथ उसकी तरफ चार्ज करता है, जिसकी स्पीड देखकर रूम में बैठे लोग सोचते रहते हैं कि वह इसे अकेले कैसे हैंडल करेगी। लड़की अपना मैजिक कास्ट करती है, हवा में उड़ती पंखुड़ियों की विस्पर जैसी स्पेल एक्टिवेट होती है, जिस पर जमीन से वाइन्स निकलने लगती हैं और जायंट माउंटेन बोर को बांधने लगती हैं। फिर वह मैटर ट्रांसम्यूटेशन का यूज करती है और बेस को आइस में बदल देती है। वह कहती है कि अभी खत्म नहीं हुआ है और फिर एक और स्पेल कास्ट करती है। लेकिन उसी मोमेंट मॉन्स्टर फ्लेम के एलिमेंटल रिस्ट्रेंट्स तोड़कर बाहर निकल आता है और बहुत पास पहुंच जाता है। ठीक उसी सेकंड जब वह हिट होने वाली होती है, जिस पर उसका स्पेल एक्टिवेट होता है, एक बड़ा लाइट बीम सीधे बोर की तरफ शूट होता है और पूरे फोर्स के साथ उसके माउथ पर लग जाता है, जिससे क्रीचर के बॉडी में बड़ा होल बन जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। इस तरह लड़की अकेले ही मॉन्स्टर को डिफीट कर देती है। दूसरी टीम्स जेलस होने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने 5 लोगों के साथ भी मीडियम साइज्ड मॉन्स्टर को डिफीट नहीं किया था और उसने अकेले जायंट मॉन्स्टर को आसानी से हरा दिया। तभी अचानक उसे एक फीमेल लेग दिखाई देती है, जिस पर वह सोचती है कि शायद उसने गलत देखा या उसे कोई हेलुसिनेशन हुआ है। इसके बाद टीम 31 की प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन शुरू होती है, जिसमें होंगबा यान और मा युजांग होते हैं। जैसे ही दोनों एंटर करते हैं, पूरा क्लास एक्साइटेड हो जाता है प्रिंसेस और मा युजांग को एक्शन में देखने के लिए, जबकि फ्लेम सोचती रहती है कि दोनों साथ क्यों हैं, अपने अलग फैक्शंस बनाने के बजाय, क्योंकि उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन्होंने डिओ बनाया है। उसी समय एक जाइगैंटिक वाटर डीमन फिश अपीयर होता है, जो स्पेशल मीडियम साइज्ड मॉन्स्टर है। ऐसा मॉन्स्टर मिलना रेयर है और ये कोई नॉर्मल स्पेशल मॉन्स्टर भी नहीं है। हंगबा यान और मा युजांग के एट्रीब्यूट्स फायर, अर्थ और लाइटनिंग होते हैं, जबकि डीमन फिश वाटर टाइप मॉन्स्टर है, जिसकी फायर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है और वह फ्लाई भी कर सकता है। ये दोनों फाइटर्स के लिए परफेक्ट ऑपोजिट बनता है। फिर भी वे स्पेशल मीडियम मॉन्स्टर चाहते हैं और एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज के साथ भी जीतना चाहते हैं। उनका एम हाई ग्रेड लेना है, लेकिन वह तभी पॉसिबल है जब वे फाइट जीतते हैं। दोनों मॉन्स्टर के सामने रुकते हैं और मॉन्स्टर एक डरावनी ग्राउल निकालता है। उसी मोमेंट दोनों रेडी खड़े रहते हैं और सब सोचते हैं कि वे अटैक क्यों नहीं कर रहे। नाइट मा युजांग बिशप के पीछे खड़ा होता है और अचानक एगाइल लीप लेकर लड़की के ऊपर से बहुत ऊंचा जंप करता है, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए काफी इंप्रेसिव है। लेकिन लगता है ये मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होगा, क्योंकि माइडेयर में टेक्निक्स यूज नहीं की जा सकती जिस पर स्टूडेंट समझ नहीं पाते कि स्ट्रैटेजी क्या है। एमा युजांग अपने मैजिक सोर्ड से पत्थरों के टुकड़े समन करता है और हवा में खुद को सपोर्ट देता है। फिर प्रिंसेस फायर स्पेल यूज करती है, उन स्टोन्स को प्रोपेल करती है, जिससे मा मॉन्स्टर की हाइट तक पहुंच जाता है। होंग के फायर यूज करते ही मा जायंट फिश के पास पहुंचता है और जायंट फिस्ट स्पेल एक्टिवेट करता है, जो अर्थ स्पेल है, जिससे एक ह्यूज हैंड अपीयर होता है और मॉन्स्टर फिश को पंच मारकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही वह गिरता है, नॉवल का प्रोटैगनिस्ट तुरंत दूसरा अर्थ स्पेल इन्वोक करना शुरू करता है। जमीन से कई रॉक्स उठते हैं और मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, जिस पर मॉन्स्टर डेस्परेट होकर चिल्लाने लगता है, लेकिन वह फिर भी खुद को छुड़ा लेता है। अपने बड़े विंग्स फैलाता है और एक और थंडरस स्मैक करता है। जैसा मा युजांग ने एक्सपेक्ट किया था,
वह जल्दी फ्री हो गया, लेकिन अब क्रीचर के लिए बहुत लेट हो चुका होता है। प्रिंसेस हॉन्ग का स्पेल कंप्लीट हो जाता है और उसके बॉडी से ह्यूज मैजिकल ऑरा निकलने लगती है। एक बड़ा पिंक लाइट बीम मॉन्स्टर पर गिरता है और उसे इंजर कर देता है। सभी नोटिस करते हैं कि वह पेन में है, जबकि वाटर डीमन फिश की फायर रेजिस्टेंस हाई होती है। इसके तुरंत बाद मे अपना वॉन्ड उठाकर स्पेल कास्ट करता है और कहता है फाइट खत्म है, क्योंकि उसी मोमेंट वह प्रिंसेस के मैजिक के साथ एक्सट्रीमली पावरफुल लाइटनिंग स्पेल इंजेक्ट कर देता है। दोनों स्पेल्स कंबाइन होते ही वाटर डीमन फिश को अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता और वह डिफीट हो जाता है। सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स से इंप्रेस हो जाते हैं, जो थर्ड ईयर के एस क्लास लेवल के करीब पहुंच रहे हैं। ऑर्डिनरी स्टूडेंट समझ जाते हैं कि मैजिक जीनियस होना क्या होता है। हंगाई कॉन्फिडेंट रहती है कि बेक कोई भी चॉइस ले वह उसे डिफीट नहीं कर पाएगा, और स्माइल करती है, यह सोचकर कि इस बार उसने टेलीपोर्टेशन मेज को हरा दिया। आखिरकार हमारे प्रोटैगनिस्ट और इसेल की टर्न आती है। हमारा हीरो रिक्वेस्ट करता है कि उनके सामने 5 मॉन्स्टर्स समन किए जाएं। यह सुनकर सभी स्टन्ड रह जाते हैं, क्योंकि एक मॉन्स्टर को हराने में 5 लोगों को भी मुश्किल होती है, और 2 लोगों के लिए 5 मॉन्स्टर्स हराना इम्पॉसिबल लगता है। सबने इस स्टूडेंट के रूमर्स सुने होते हैं, फिर भी वे सोचते रहते हैं कि क्या वह सीरियस है। जल्द ही 5 मॉन्स्टर्स दोनों फाइटर्स के आसपास समन हो जाते हैं। वीन, जो मॉन्स्टर्स का थियोरेटिकल स्पेशलिस्ट है, इंप्रेस हो जाता है। वहां रेडन, एक शैडो बुल, केडन, एक नामी स्लाइम और आखिर में एक जायंट शार्पर बैट अपीयर होता है, और यह कॉम्बिनेशन वीन को बहुत डेंजरस लगता है। पिछला ड्यूल देखने वाला अब क्यूरियस हो जाता है कि वह क्या प्लान करने वाला है, जिस पर सभी फाइट को ध्यान से देखने लगते हैं। बेक को एक्शन में देखने के लिए ईगर रहते हैं। प्रोफेसर पूछता है कि इस समनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिस पर बेक खुद बोलता है। वह कहता है कि यह वायबल स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वह नाइट बनकर पॉइंट्स ले सकता था, बिशप बनकर नहीं। लेकिन टेलीपोर्टेशन मेज कहता है कि प्रोफेसर ने सही से समझा नहीं है, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी बिशप पोजीशन की वजह से पॉसिबल है, जहां लड़की पीछे रहती है और वह सामने रहता है। यह सुनकर प्रोफेसर समझ जाता है और उन्हें फाइट शुरू करने की परमिशन दे देता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि क्या लड़की सच में वही कर सकती है जो उन्होंने एग्री किया था, जिस पर वह यस कहती है। दोनों इस फाइट के लिए एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन एसल मॉल सोचती है कि बेकी यूजिल एक इंडिसाइफरेबल पर्सन है। उसे वह मोमेंट याद आता है जब उसने पूछा था कि उसने उसे ही क्यों चूज किया, जबकि वह किसी और यूजफुल को चुन सकता था। जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि बहुत अमेजिंग लोग हैं और मैजिकल पावर में बहुत कम लोग हैंग के करीब आते हैं और कंट्रोल में बहुत कम फ्लेम के बराबर हैं। आगे वह कहता है कि मांग फर्स्ट ईयर का स्ट्रॉन्गेस्ट है और शिनोव एडलिन डिस्ट्रक्शन में बहुत स्किल्ड है। इतने अच्छे ऑप्शंस होने के बाद भी वह होंगबायन को बेस्ट मानता है, और सिर्फ उसी रीजन से उसने उसे चुना था। इसके बाद दोनों 5 मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। उसी बीच लड़की फाइट के दौरान उसकी बात याद करती है और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाती है। वह बेक के रीजन को पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन उसे पता है कि उसके माइंड में कुछ जरूर है। इसी वजह से वह अपनी पूरी एबिलिटी दिखाने का फैसला करती है और वह धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगती है। उसके बॉडी से बहुत बड़ा ऑरा निकलने लगता है। उसी मोमेंट लोग सेंसरी रेजोनेंस एबिलिटी पहचान लेते हैं, जो सिर्फ लेवल 6 मेजेस फुल अट्यूनमेंट स्टेट में कर सकते हैं। यह इतना डेंजरस होता है कि अगर फोकस टूट जाए तो इंसान पूरी लाइफ के लिए मना मैनिपुलेट करने की एबिलिटी खो सकता है। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ऐसा करना पूरी तरह अब्सर्ड लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर स्नो क्वीन से इससे कम एक्सपेक्ट नहीं करता था। उसे उसकी कंप्लीट मैजिकल स्टेट में देखकर वह समझ जाता है कि अब प्लान शुरू किया जा सकता है। उसका प्लान है कि वह दोनों मिलकर 5 मॉन्स्टर्स को डिफीट करेंगे। तभी वह टेरवॉन को कसकर पकड़ता है और क्रीचर्स की तरफ जंप करता है। फ्लैश फॉरवर्ड यूज करते हुए फ्रॉग मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जो डिस्ट्रैक्टेड होता है और एक बड़ा स्लैश मारता है, जिससे मॉन्स्टर बुरी तरह घायल हो जाता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। हैमर पहला मॉन्स्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और अब वह शैडो बुल पर फोकस करता है। शैडो बुल उस क्रीचर को दर्द में देखकर फ्रॉग के हेड के शाइनिंग हॉर्न को नोटिस करता है और ज्यादा इरिटेट हो जाता है, हवा खींचता है और गुस्से में जमीन पर पैर पटकने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोटैगनिस्ट ने प्लान किया था। जब वह सोच रहा था कि 5 मॉन्स्टर्स का एक साथ सामना कैसे करे, उसने समझ लिया था कि स्ट्रैटेजी ये होगी कि मॉन्स्टर्स को आपस में लड़ाया जाए। अभी वह वही कर रहा है, मॉन्स्टर्स को एक दूसरे पर एंग्री बना रहा है। स्टूडेंट्स हैरान रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मॉन्स्टर्स आपस में ही जोरदार फाइट शुरू कर देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से इस सिचुएशन की उम्मीद कर रहा था। यह चाइनीज ओरिजिन की बोरोइंग द सोर्ड स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें एनिमीज को एक दूसरे पर अटैक करवाया जाता है। एक्सपीरियंस्ड ईथर वर्ल्ड प्लेयर्स भी स्मॉल ग्रुप में कई मॉन्स्टर्स हराने के लिए यही सोचते थे, और उन्होंने आंसर पाया था कि मॉन्स्टर की ट्रेट्स उसी के अगेंस्ट यूज करो। सबसे पहले हेया रेडन को वोन करना जरूरी था, क्योंकि पेन की वजह से उसके हॉर्न में
रेड लाइट एक्टिवेट होती है, जिससे ब्लैक बुल इरिटेट होकर फ्रॉग पर अटैक करता है। ब्लैक बुल इरिटेट होकर अपने बॉडी से चारों तरफ सैंड फैलाता है और जैसे ही वह सैंड नामी स्लाइम को टच करती है, वह डिहाइड्रेशन रोकने के लिए अब्सर्ड अमाउंट में वाटर जनरेट करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि प्लान काम कर रहा है। अरीना की बैरियर्स की वजह से पानी जमा होने लगता है। फिर केडन बर्ड 7 ऑक्टेव से ऊपर का स्क्रीम निकालना शुरू करता है, जिससे केनर बैट की सुपरसोनिक हीयरिंग एक्टिवेट होती है और वह केडन पर अटैक कर देता है, जिससे स्लाइम भी इरिटेट होकर दोनों पर हमला करने लगता है। इस तरह सभी एक साथ क्लैश करने लगते हैं। मॉन्स्टर स्पेशलिस्ट समझ जाता है कि उन्होंने जानबूझकर मॉन्स्टर्स को प्रोवोक किया ताकि वे एक दूसरे पर अटैक करें, और यही बेक का प्लान था। कुछ टीचर्स कहते हैं कि सबसे स्केरी चीज एसेल मॉफ की कंसंट्रेशन है, क्योंकि ऐसे माहौल में फोकस बनाए रखना और एनर्जी सेव करना बहुत मुश्किल होता है। ये दिखाता है कि उसे अपने पार्टनर पर कितना ट्रस्ट है, जिसने सब कुछ हेड ऑन लिया और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन उसी समय टेलीपोर्ट मेज नोटिस करता है कि एक मॉन्स्टर उसकी फ्रेंड की तरफ गिर रहा है, जिस पर वह फ्लैश फॉरवर्ड यूज करके जायंट बर्ड को किक मारता है ताकि वह लड़की से टकराए नहीं। प्रोटैगनिस्ट की किक लगते ही केडन डिफीट हो जाता है और लड़की अभी भी हवा में फ्लोट करते हुए फुल कंसंट्रेशन स्टेट में रहती है, बिना डिस्टर्ब हुए। तभी एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ आने लगता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट फिर टेलीपोर्ट यूज करके लड़की के सामने आ जाता है। मायूजंग प्रिंसेस से कहता है कि क्या अब उसकी नजर में वह आइडियल नाइट लग रहा है, क्योंकि वह एक परफेक्ट नाइट की तरह प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लगातार सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करता रहता है और उन्हें लड़की तक पहुंचने से रोकता है, जबकि वह स्पेस में फ्लोटिंग जैसी स्टेट में फुल कंसंट्रेशन में रहती है। फिर वह अपनी आंखें खोलती है और क्रिस्टल फ्लावर स्पेल कंजर करती है। उसके पीछे एक बड़ा क्रिस्टल फ्लावर उभरना शुरू हो जाता है। पूरा अरीना जायंट क्रिस्टल फ्लावर के साथ फ्रोजन क्रिस्टल से भर जाता है। इसके बाद वह फ्लावर को कमांड देती है कि वह टूट जाए और वह एक्सप्लोड हो जाता है, हजारों क्रिस्टल पीसेस में बिखर जाता है, जो अरीना के सभी मॉन्स्टर्स पर गिरने लगते हैं और उन्हें फ्रीज करके डिफीट कर देते हैं। लेकिन तभी कोई कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। मॉन्स्टर्स फ्रोजन होने के बाद भी जागने लगते हैं, जिस पर एकेडमी के लोग सोचते हैं कि शायद वे फाइट नहीं जीत पाएंगे। तभी वह अपना हाथ उठाती है और येलोइश लाइटनिंग स्पेल बनना शुरू होता है। कोई विश्वास नहीं करता कि वह क्या कर रही है, जब तक वह पल्वराइजेशन स्पेल कंजर नहीं कर देती। सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर एक ह्यूज लाइटनिंग बोल्ट बनता है और आसमान से गिरता है, जिससे वे फ्रीज होने के बाद वायलेंटली इलेक्ट्रोक्यूट हो जाते हैं। लड़की खुद जो उसने किया उसे देखती है और खुद से इंप्रेस हो जाती है। उसने इमेजिन नहीं किया था कि उसका मैजिक इतने बड़े स्केल के लिए इनफ होगा। उसे रियलाइज होता है कि बेक यूजिल सही था। वह डर गई थी और उसे पागल समझ रही थी कि वह एक साथ 5 मॉन्स्टर्स का सामना करना चाहता है। लेकिन उसने कहा था कि उसे उस पर ट्रस्ट है और वे जीत सकते हैं। उसने कहा था अगर वह खुद पर बिलीव नहीं करती तो उस पर बिलीव करे जो उस पर बिलीव करता है, और वही काफी होगा। उसके आने से पहले लड़की के पास कुछ नहीं था, वह खोई हुई थी। उसे नहीं पता था किस डायरेक्शन जाना है और न ही कोई था जो कहे कि वह सक्सेस करेगी। फिर भी वह लड़का आया और उसकी लाइफ में लाइट लेकर आया और सब बदल गया। अब उसके पास फॉलो करने के लिए एक लाइट है और कोई है जो कहता है कि वह चीजें अचीव कर सकती है, जिस वजह से उसे अब डार्कनेस में भटकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद टीम 32 का एक्सरसाइज कंक्लूड होता है और वे भी दूसरी टीम की तरह जीत जाते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मैजिक स्वॉर्ड से सीलिंग से लटका रहता है और कहता है कि वह असेल के अटैक से लगभग हिट हो गया था। रिजल्ट बोर्ड पर टीम 32 फर्स्ट प्लेस लेती है और सेकंड पर मा यूजंग और होंग की टीम होती है। हंगबा यान इस बार डिफीट एक्सेप्ट करती है क्योंकि बेक और आइसेजेल का परफॉर्मेंस अनएक्सपेक्टेड था। एम्मा कहता है उसने डिफीट को उससे भी आसानी से एक्सेप्ट किया जितना उसने सोचा था। वह जानती है कि अगर उसका नाइट बेक होता तो वह लड़की जितना स्ट्रॉन्ग मैजिकल अटैक इस्तेमाल करता। फिर भी वह सोचती है कि यह कॉमनर लड़की के पीछे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। अगर वह आइडियल नाइट है तो उसके साथ रह सकता है, क्योंकि वह एकेडमी की सबसे सक्सेसफुल बनने वाली है। यह सोचकर वह एंग्री हो जाती है। असल में प्रिंसेस इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और हमारे प्रोटैगनिस्ट के बारे में और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत महसूस करती है। तभी वह नोटिस करती है कि एक लड़की उसे अजीब तरीके से घूर रही है। वह सोचती है शायद वह कॉमनर्स से हारने की वजह से आई है और उसे बहुत अनोइंग पर्सन कहती है। वह वुमन उसे घूरना बंद नहीं करती और नोटिस करती है कि कुछ होने में अभी काफी टाइम बाकी है। दूसरी तरफ फ्लेम समझती है कि क्रिस्टल फ्लावर इतनी जल्दी स्टोरी में अपीयर नहीं होना चाहिए था। ये वह स्पेल है जो एसेल फ्यूचर में हार्डशिप्स ओवरकम करने के बाद सीखती है। उसका सिग्नेचर मैजिक उसकी पर्सनैलिटी से जुड़ा है, जो तभी दिखना चाहिए था जब वह अपना सेल्फ एस्टीम वापस पाती। अगर स्टोरी सही कोर्स फॉलो करती तो गरीब लड़की और ज्यादा विद्रॉन होती, लेकिन इसके बजाय उसने सबके सामने क्रिस्टल फ्लावर यूज कर दिया जो ओरिजिनल नॉवल के खिलाफ है। फ्लेम इमेजिन करती है कि यह सब बेकोजियल की वजह से हुआ। ओरिजिनल स्टोरी में माँ और एसेल दुनिया के डिस्ट्रक्शन के बीच अपने फीलिंग समझते हैं। शायद स्टोरी का एक पार्ट है जो फ्लेम अभी नहीं जानती। शायद बेक, जो स्टोरी में अनइम्पॉर्टेंट लगता था, हमेशा उससे प्यार करता था और वर्ल्ड कोलैप्स के समय
उसने इसी दुनिया में वापस आने का चॉइस लिया। शायद उसने रिटर्न इसलिए चुना ताकि उसकी बिलवड जी सके, भले ही सब उसे भूल जाएं। वह सोचती है क्या उसे सच में कुछ फील नहीं होता, क्योंकि खुद को सैक्रिफाइस करके फॉरगेटन हो जाना बहुत हीवी चीज है किसी गोल को अचीव करने के लिए। वह इमेजिन करती है कि उस फीलिंग का वेट बहुत भारी होगा। उसी मोमेंट एपिसोड 5 मास्टर मिशन कंक्लूड होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है। स्टोरी के बेस्ट प्रोग्रेस राउट चूज करने के लिए उसे कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट से रिवॉर्ड मिलता है। वह सोचता है इस बार क्या मिला और रिवॉर्ड सिस्टम खोलता है। उसकी स्किल्स पहले से अच्छी लेवल पर हैं और वह कुछ ऐसा चाहता है जो नेक्स्ट एपिसोड में हेल्प करे। इसलिए वह सिस्टम से कहता है कि वह की आइटम लीफ ऑफ इन्फिनल पाना चाहता है। सिस्टम कुछ मोमेंट लेता है, एनालिसिस कंप्लीट करता है और रिवॉर्ड दे देता है। टेलीपोर्टेशन जीनियस मेज को लीफ ऑफ इन्फिनल की मिलती है। ये बहुत रेयर आइटम है जो सिर्फ बेस्ट प्लेयर्स को मिलता था। ये लाइट के प्लेस की है जहां स्पिरिट्स रहते हैं। इसे यूज करने के लिए उसे एकेडमी से अकेले बाहर जाना होगा, जो लास्ट इंसिडेंट के बाद मुश्किल हो गया है। तभी उसे एक क्लब याद आता है जो उसकी हेल्प कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी लाइफ स्टोरी का रिपोर्ट लिखता है और काफी टाइम बाद उसे फिनिश कर पाता है। अब वह फाइनली किसी क्लब को ज्वाइन करने के लिए रेडी होता है। बुलेटिन बोर्ड पर अलग अलग पेपर्स देखकर वह सोचता है कौन सा क्लब उसके लिए बेस्ट होगा। बहुत कम क्लब्स एक्सटर्नल बेनिफिट्स देते हैं, इसलिए उसे ज्वाइन करने से पहले सोचना पड़ता है। एसल से बात करते हुए उसे पता चलता है कि वह भी सोच रही है कौन सा क्लब ज्वाइन करे, क्योंकि वह किसी में नहीं है। वह सोचता है कई लोग उसे ग्रुप में बुला रहे होंगे, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि उसकी बैड रेपुटेशन है। आखिरी टेस्ट के बाद लगता है लड़की के बारे में पॉपुलर ओपिनियन काफी बदल जाता है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट इमेजिन करता है कि वह इसे अच्छी तरह समझती है। फिर भी उसे ग्रुप्स में इनवाइट नहीं किया जा रहा है और उसे क्लब चुनने के लिए एनालिसिस करना पड़ रहा है। उसी दौरान मजयंग आता है और हमारे हीरो से ऐसे बात करता है जैसे वह उसका दोस्त हो। उसकी इवैल्यूएशन और नेक्रोमांसर को हैंडल करने के तरीके की तारीफ करता है और कहता है कि वह बेकी यूजिल को एडमायर करता है और मानता है कि टेलीपोर्टेशन मेज सच में स्पेशल है, जैसा लोग कहते हैं। एक थोड़े सिनिस्टर टोन में वह कहता है कि उसे लगता है बेक बाकी लोगों से अलग सोचता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है ये ऑब्वियस है, क्योंकि वह एक कॉमनर है और लाइफ में आगे बढ़ने के अलग तरीके सोचता है। फिर वह पूछता है कि मा युजांग वीकेंड्स पर क्या कर रहा था, जिस पर वह कहता है कि वह स्टडी कर रहा था। हमारा हीरो कहता है उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, और गेम का प्रोटैगनिस्ट कहता है वह सच बोल रहा है। कंफर्म करता है कि वह पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रहा है और कुछ नहीं करता, लेकिन वह कहता है कि वह खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसे स्टोरी में बाद में ट्रेनिंग शुरू करनी थी, अभी नहीं, जिस पर वह सोचता रहता है क्यों। तभी रिच बॉय डंजन्स में ट्रेनिंग की बात करता है और कहता है कि उस दिन आसिल नहीं होती तो उसके लिए सिचुएशन डेंजरस हो जाती। ओरिजिनल स्टोरी याद करते हुए वह जानता है कि वह फुलहाइम ज्वाइन करेगा और हे वानंग को आसानी से डिफीट करेगा, लेकिन उसके किए हुए एक्शंस की वजह से अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और हे से मिलने वाला भी वह खुद था, मुजयंग नहीं, जिस पर वह सोचता है शायद इसी वजह से वह अजीब बिहेव कर रहा है। उसे सिचुएशन से कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि दोनों पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। बेक के अनलाइक इन दोनों का इवॉल्व होना बेस्ट एंडिंग सर्च पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। यह देखकर कि बेक किसी ग्रुप में नहीं है, वह उसे साथ में क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है उसे रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए रेडी रहना होगा, जिस पर एमा एग्री करता है और पूछता है कौन सा क्लब ज्वाइन करना है। हमारा हीरो क्लब में जो चाहता है उसकी बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन देने लगता है। आसिल सोचती है इतना सब फुलफिल करने वाला कोई क्लब नहीं है, और एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट मजाक कर रहा था। तब मायूजंग सजेस्ट करता है कि वे दोनों मिलकर खुद का क्लब बनाएं। टेलीपोर्टेशन मेज पूछता है क्या ऐसा क्लब बना सकते हैं जहां कभी कभी बाहर जा सकें, जिस पर माँ हाँ कहता है। नॉवेल का हीरो कह रहा है यह देखकर वह बिलीव कर लेता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है उसे इससे क्या मिलेगा, क्योंकि उसे कोई बेनिफिट नहीं दिखता। प्रोडिजी कहता है बेनिफिट है उसके पास रहना, और कहता है बेक स्पेशल है। उसे याद आता है गेम प्रोटैगनिस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी मॉर्बिड लोनलीनेस है। यह याद करके वह क्लब बनाने के लिए अग्री कर जाता है। आसिल को भूलते बिना वह कहता है उसे भी क्लब में शामिल करो। दोनों के रोमांटिक रिलेशन को देखते हुए वह सोचता है वह उसके मेंटल स्टेट को अच्छे से हैंडल करेगी। उसी मोमेंट एमा लड़की से फ्लर्ट भी करता है और प्रोटैगनिस्ट सोचता है उनका रिलेशन काम करेगा। फिर वे बेक यूजियो से पूछते हैं वह किस तरह का क्लब बनाना चाहता है। वह कहता है उसके माइंड में आइडिया है और एडवेंचर क्लब बनाता है, जिसका गोल कुलिनरी ऑडिटीज ट्राई करना है। लड़की सोचती है क्या यह काम करेगा, क्योंकि ऑफिशियल सील पाने के लिए एक प्रोफेसर और 4 मेंबर्स चाहिए। मैं कहता है मेंबर्स और सील का प्रॉब्लम वह सॉल्व कर देगा, बस सुपरवाइजिंग प्रोफेसर का नहीं। बेक पूछता है अगर वह ओकेजनल आउटिंग्स की परमिशन ले सकता है तो प्रोफेसर क्यों नहीं मिल सकता। असल में एमए कहता है स्टेला एकेडमी में एक भी डिसेंट प्रोफेसर नहीं मिलता। फिर वह कहता है सील का प्रॉब्लम भी वह सॉल्व करेगा, जिसे हमारा हीरो जानता है आसान नहीं है। फिर भी वह ट्रस्ट करता है और जानता है वह अपने कॉन्टैक्ट्स में से किसी से परमिशन मांगेगा। मैं टावर में वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर माँ यूजंग बात करने जाता है और वाइस प्रिंसिपल से मिलता है, जो असल में उसका ग्रैंडफादर है। उसके ऑफिस की चेयर पर बैठ जाता है और ग्रैंडफादर पूछता है वह वहां क्या कर रहा है और आने का रीजन पूछता है, जिस पर वह क्लब खोलने का एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट दिखाता है। ग्रैंडफादर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स चेक करने वाला होता है, लेकिन रिच बॉय टेबल पर हाथ मारकर उसे इंटिमिडेट करता है और कहता
है कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, बस साइन कर दो। ओल्ड मैन जानता है उसके खिलाफ जाना अच्छा नहीं, क्योंकि वह किंगडम के बड़े आदमी का सक्सेसर है। आखिर वह अग्री करता है और पेपर साइन कर देता है। वह जाते हुए कहता है वह एरोगेंट है, बिल्कुल अपने फादर जैसा, भले ही वह मिक्स्ड ब्लड हो। फिर भी ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, किसी पॉइंट पर यह मस्टाच्ड ओल्ड मैन उसे अटैक में खत्म कर देगा। इसके बाद स्कूल में कैरेक्टर्स एक और क्लास खत्म करते हैं। जैकी खुद को ब्लेम करती रहती है क्योंकि वह फ्लेम से बेहतर प्रेजेंटेशन दे सकती थी। उसी समय फ्लेम आती है और अपनी फ्रेंड को प्रेजेंटेशन के लिए कंग्रेचुलेट करती है और कहती है प्रोफेसर की बात सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, उसने अच्छा असाइनमेंट किया। लेकिन लड़की सुनना नहीं चाहती, मुड़कर चली जाती है। उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या फ्लेम उसकी जगह प्रोफेसर से बात कर सकती है, क्योंकि वह उनसे अच्छे से घुल मिल जाती है। हमारा हीरो खुद नहीं करता क्योंकि प्रोफेसर्स उसे पसंद नहीं करते। फ्लेम कहती है यह एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वह हमेशा जवाब देता है और छुपाए बिना सोता रहता है, इसीलिए कोई उसे सुनना नहीं चाहेगा। फिर उसे याद आता है वह असिस्टेंट अल्थरीशा के क्लोज है और उसे एक आइडिया आता है। उस पल मैन प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि असिस्टेंट भी ग्रुप्स के इंचार्ज हो सकते हैं और उसे पहले ये बात पता ही नहीं थी, जिस पर वो हैरान सा खड़ा रहता है। अचानक वो देखता है कि प्रोफेसर मजेंटन उसके पास से गुजरती है और उसके चेहरे पर एक बहुत अजीब सी स्माइल होती है, जिसे देखकर उसे थोड़ा वियर्ड फील होता है। आगे वो आल्थरिश के लैब की तरफ जा रहा होता है। तभी उसी समय बेकोजियल अंदर आता है और असिस्टेंट से बात करने लगता है। लड़की अभी अभी जो हुआ उसके बारे में बोलने में परेशानी महसूस कर रही होती है और काफी नर्वस लगती है। हमारा हीरो फ्लोर पर गिरे हुए पेपर्स देखता है जिन पर मैजिक फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, जिस पर वो पूछता है कि जिस रिसर्च पर वो इतनी मेहनत करती है वो कैसी चल रही है। ये सुनकर लड़की के चेस्ट में एक टाइटनेस सा फील होता है और वो बताती है कि उसने अपनी रिसर्च प्रोफेसर को दे दी थी और वो लोग उसे एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में यूज करना चाहते हैं, जिस पर टेक्निकली उसे प्राउड फील होना चाहिए क्योंकि उसकी रिसर्च कुछ बहुत इंप्रेसिव लोगों के सामने प्रेजेंट होने वाली है। लेकिन हमारा हीरो समझ जाता है कि उसके साथ चोरी हुई है और कॉन्फ्रेंस में उसका नाम तक नहीं आने वाला। लड़की खुद को समझाने की कोशिश करती है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है और एक फेक स्माइल दे देती है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब वो उससे अपने ग्रुप की जिम्मेदारी लेने के लिए कह ही नहीं सकता। उसे पता है कि प्रोफेसर मेज जल्द ही फॉर्मूला के बारे में जान जाएगी और वो चाहता है कि अल्थरीशिया इसे खुद हैंडल करे। इसके बाद वो उस रैंडम फ्लो इंटरेक्शन फॉर्मूला के बारे में पूछता है जिस पर वो दोनों साथ काम कर चुके हैं। लड़की कहती है कि आइडिया इतना स्पेक्टेकुलर था कि उसने इसमें इन्वेस्ट कर दिया और सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। वो कहती है कि अगर वो इसका सिर्फ एक हिस्सा भी समझ ले तो बाकी सब सीक्वेंस में अपने आप समझ आने लगेगा। जिस पर अचानक प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि वो इसे पहले ही सॉल्व कर चुका है और कहता है कि ये बस लक से हुआ और उसे खुद नहीं पता कि उसने इसे कैसे सॉल्व किया। फिर वो चौक उठाता है और बोर्ड पर सॉल्व करना शुरू कर देता है, जिस पर लड़की शॉक में पड़ जाती है और पूछती है कि वो जो लिख रहा है क्या उसे समझ सकती है। लड़की बोलती है कि अगर वो फॉर्मूला में मिक्स्ड डिस्पर्जन और कोएफिशिएंट रिफ्लेक्शन और बाकी नर्डी चीजें अप्लाई करे तो उसी पल प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि वो फ्लो स्टेट में जा चुकी है और सब कुछ समझने लगती है, पूरी तरह फोकस्ड रहती है। जिस पर वो सोचता है कि वो खुद तो बस चीजों को कॉपी करता है जो पहले देख चुका है, लेकिन ये असिस्टेंट एक जीनियस है। वो ह्यूमैनिटी को नई हाइट्स तक ले जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा उसे एक पुश दे सकता है और उसके बाद उसके टैलेंट पर ट्रस्ट कर सकता है कि वो फॉर्मूला अप्लाई करेगी। असिस्टेंट की हेल्प के बाद उसने क्लब बनाया और प्रेसिडेंट बनकर फ्री पास भी मैनेज कर लिया। प्रोसेस के दौरान लोग उस पर डाउट करते रहे, जैसे उसके प्रोफेसर ने किया था, लेकिन आखिरकार उसे ऑथराइजेशन मिल गया, जिस पर वो ट्रैवल करने में सक्सेसफुल होता है और उम्मीद करता है कि कुछ भी गलत ना हो। इसके बाद वो थर्ड वर्ल्ड के ट्री यानी ट्रीज के ऑर्चर्ड में पहुंचता है। गेम के ग्राफिक्स को पास से देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो इनक्रेडिबल लगते हैं। तभी एक एल्फ स्टेला एकेडमी के मेज का वेलकम करता है और कहता है कि उसकी डीपेस्ट विश मदर अर्थ तक पहुंचे। यह सुनकर उसे डाउट होता है कि शायद इसका कनेक्शन एल्मन एल्विन द्वारा सेकेंड वर्ल्ड के ट्री को जलने से बचाने से है। वो नोटिस करता है कि कई एल्व्स स्कूल यूनिफॉर्म्स देखकर फ्रेंडली हो जाते हैं, जिस पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर कई ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन उन सब में एल्व्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे एल्फ किंग फ्लोरन। सरान ने सेलेस्टियल अपीयरेंस से कई प्लेयर्स का दिल जीत लिया था और ईथरऑल्ड में उसके सबसे ज्यादा फैन आर्ट्स बने थे। एल्व्स बिना जेंडर के पैदा होते हैं और जिसको प्यार करते हैं उसके हिसाब से अपना जेंडर बदल सकते हैं। फ्लोरा सरन भी ऐसा ही पैदा हुआ था और रोमांटिक पार्टनर न मिलने के कारण जेंडरलेस ही रहा, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी में फ्लेम से प्यार होने के बाद उसने मेल जेंडर चूज किया। कोई भी राउट चुना जाए केओस ही होता है और उसके डिसीजन ने कई पुरुषों को डिस्पेयर में डाल दिया था। आखिरकार हमारा प्रोटैगनिस्ट हनाल स्पिरिट लीफ के गार्डन का हिडन डंजन ढूंढ लेता है। उसकी एबिलिटीज काफी स्ट्रांग हो चुकी होती हैं और वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहता है। इसी वजह से उसने हनाल स्पिरिट लीफ की एक्सेप्ट की थी और वो उम्मीद से भी जल्दी एल्वन किंगडम के डंजन के लॉक में यूज कर देता है। जैसे ही वो की लगाता है उसे वार्निंग मिलती है कि ये डोर खुलने पर बाकी की होल्डर्स को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस पर उसे लगता है कि उसने ये कहीं पहले देखा है और वो दूसरे प्लेयर्स से कंफर्म भी कर चुका होता है कि कोई स्पेशल इवेंट नहीं है। सोचते हुए कि कुछ बुरा नहीं होगा, वो डंजन का डोर खोल देता है और तुरंत मैसेज आता है कि हानो स्पिरिट लीफ के गार्डन का डोर ओपन हो गया है। सेलेस्टियल ट्री का क्रेडल जो एल्व्स का रेल्म है, एक ऐसी जगह लगती है जो हेवेंस के ऊपर है। अंदर एक
एल्फ सफेद कपड़ों में जागता हुआ दिखता है और थर्ड वर्ल्ड के ट्री को देखता है, यह देखकर कि दुनिया अभी भी पीस में है। ये एल्व्स का किंग फ्लोरान होता है। तभी वो एक बर्ड को उड़ते देखता है और सोचता है कि वो कब उनके जैसा फ्री हो पाएगा। वो बर्ड से जेलस फील करता है क्योंकि वो फ्रीली उड़ सकते हैं। तभी उसे एक बहुत हैवी एनर्जी महसूस होती है और वो सोचता है कि स्पिरिचुअल लीफ के स्लम्बरिंग गार्डन में कौन आया है। वो इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है और खुद को रोकता है क्योंकि कई डेकेड से वो इसे सहता आया था, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल लग रहा होता है क्योंकि कर्स ट्रिगर हो सकता है और किसी को मैड बना सकता है। इसी वजह से सरान परेशान रहता है। वो सोचता है कि वर्ल्ड ट्री की एनिवर्सरी पास है, तब तक वेट करना होगा और फिर जाकर देखेगा। उधर हमारा प्रोटैगनिस्ट गार्डन में होता है और पॉलन की वजह से छींकने लगता है। तभी जमीन से रूट्स निकलने लगते हैं और एग्रेसिव होकर उसका पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो किसी तरह डोज कर लेता है और डरता है कि अगर ये चलता रहा तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। उसे पहले से पता था कि ऐसा होगा, इसलिए वो जल्दी खत्म करने के लिए फायर बम लेकर आया था। हमारा हीरो फायर बम फेंकता है और ट्रीज में आग लगा देता है। इसके बाद वो टर्वन निकालता है और उसका इनहेलेशन स्किल यूज करके रूट्स को काटता हुआ प्लांट्स के सेंटर तक पहुंचता है और अपनी मैजिक सोर्ड से एक फेटल अटैक कर देता है। वो क्रीचर को हराने में कामयाब हो जाता है, जो टूटकर बिखर जाता है, जिस पर उसे उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इतने सारे मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते वो थक चुका होता है और अब अपने रियल ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना चाहता है, जिस पर वो इस जगह के डंजन के बॉस रूम में एंटर करता है। अंदर पहुंचते ही वो डर जाता है क्योंकि उसके सामने सेलेस्टियल हानो फेस टू फेस खड़ी होती है, एक पिलर के सहारे टिकी रहती है। इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस सेलेस्टियल स्पिरिट्स होते हैं, प्योर सोल्स जो सदियों तक रहते हैं जब तक उनका ट्रू अवेकनिंग नहीं होता और फिर वो एक नई लाइफ फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। ईथर वर्ल्ड में भी ये बहुत रेयर होते हैं, लेकिन उसके सामने जो क्रीचर है वो कंप्लीट सेलेस्टियल स्पिरिट नहीं है। उस वुमन को आखिरी पल में इंटरप्ट कर दिया गया था, उसका हार्ट निकाल लिया गया था और वो इसी हालत में फंसी रह गई थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे उसकी तरफ चलता है, लेकिन उसके पैर लॉक होने लगते हैं क्योंकि वो एक भारी प्रेशर फील करता है जो सेलेस्टियल स्पिरिट्स की पावर होती है। बेकी यूजियल हार मानना नहीं चाहता और हानेल के मैजिकल प्रेशर के खिलाफ लड़ता रहता है जब तक वो धीरे धीरे उस वुमन की स्टैचू के पास नहीं पहुंच जाता। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और प्रे करता है, जिस पर उसके माना डिसिपेटर ट्रेट का एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है। अब प्रोटैगनिस्ट फील करता है कि वो फाइनली सांस ले पा रहा है और उसके एट्रीब्यूट्स भी इंक्रीज होने लगते हैं। वो समझ जाता है कि ये जगह एक सेलेस्टियल स्पिरिट का छोड़ा हुआ लास्ट ट्रेनिंग ग्राउंड है। दुनिया भर के मेजर्स के लिए सबसे बड़ी मिस्टिकल फॉर्चून यही होती है कि यहाँ सिंपल ट्रेनिंग भी बहुत ज्यादा रिजल्ट देती है और अगर वो स्पिरिट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो उसकी नेचर अफिनिटी भी बढ़ती है। वो इतनी परेशानी से गुजरा सिर्फ ऐसी एकेडमी ढूंढने के लिए जो उसे बहुत स्ट्रांग बना दे, लेकिन उससे पहले वो स्टैच्यू के आर्म पर रखी रिजेंटमेंट ब्रांच उठा लेता है, जो एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट होता है। ये ब्रांच एडवांस रैंक की होती है और रिजेंटमेंट स्टेटस अप्लाई करती है, जो डैमेज देता है और स्टैक भी हो सकता है, जिस पर उसे पता चल जाता है कि अब वो एपिसोड 8 के बॉस और विलन प्रोफेसर मजेंटाइन का सामना कर सकता है। एक डार्क आर्टिफैक्ट मिल जाने के बाद ट्रेनिंग शुरू करने का टाइम आ जाता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट का माना डिसिपेटर लेवल 3 पर पहुंच जाता है और उसके ट्रेट्स बढ़ जाते हैं। उसके स्टैट्स अब 2 स्टार रैंक के लगभग आधे तक पहुंच चुके होते हैं, हालांकि उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। आखिर बाकी प्रोटैगनिस्ट्स के एट्रीब्यूट रैंक 4 से भी ऊपर होते हैं। इस दुनिया में उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने वाला कोई नहीं है, जिस पर वो बार बार अटैक करता है और रिपीट करता है जब तक वो एनिमी के वाइटल पॉइंट्स पर हिट करना नहीं सीख जाता। उसे पता है कि उसे खुद को और ज्यादा पुश करना पड़ेगा ताकि वो अपने एनिमीज को काट सके और शेयर एफर्ट से डिफीट कर सके। तभी अपनी मैजिक सोर्ड के साथ एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान वो जोर जोर से खांसने लगता है और कमजोर होने लगता है। तभी उसे नोटिस मिलता है कि उसने स्पेशल ह्यूमन ब्रीडिंग टेक्निक को पार्टियली लर्न कर लिया है। ये स्किल सेलेस्टियल स्पिरिट्स का ब्रेथ होता है जो उसने एक्वायर किया है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट की विजन ब्लर और हेजी होने लगती है। वो किसी की आवाज सुनता है जो उससे बात कर रही होती है, बहुत कुछ बोलती है और बेक को कर्स भी करती है, जिस पर वो डर जाता है और पूछता है ये आवाज किसकी है और कहां से आ रही है। तब उसे समझ आता है कि ये वही सेलेस्टियल स्पिरिट उससे बात कर रही है। उसे अजीब लगता है क्योंकि वो तो अलाइव नहीं है। स्टैचू बोलती है कि वो काफी समय से उससे बात कर रही थी, बस वही नहीं सुन रहा था। बेक पूछता है कि अब क्यों सुन पा रहा है, जिस पर वो कहती है कि अब वो दोनों सिमिलर हो गए हैं, इसलिए वो उसे सुन पा रहा है। अभी उसने वही एग्जैक्ट स्पिरिट ब्रीदिंग रिलीज किया था और बेक सिस्टम्स मैसेज समझ जाता है। सेलेस्टियल स्पिरिट का ब्रेथ नेचर के साथ हार्मोनाइज करता है और ब्लड में माना रेट बढ़ा देता है। वो देखता है कि ये बहुत अब्सर्ड एबिलिटी है जिसकी ड्यूरेशन कम है, लेकिन उसका फिजिक 4 स्टार लेवल तक पहुंच जाता है। स्पिरिचुअल इरोशन का मतलब होता है इंसान का अपना ह्यूमन बॉडी खो देना, क्योंकि स्पिरिट्स अपनी फॉर्म अपने मैजिकल पावर से मेंटेन करते हैं, लेकिन वो माना
डिसिपेटर है और उसके लिए बॉडी खोने का मतलब मरना है। इसका मतलब ये एबिलिटी उसकी लाइफ को ही खत्म कर रही है। फिर भी वो पॉजिटिव साइड देखता है और समझता है कि एक्सट्रीम सिचुएशंस में ये यूजफुल है। स्पिरिट कहती है कि ये दूसरी बार है जब उसने किसी ह्यूमन को ये ब्रेथ यूज करते देखा है और वो लगभग इनविजिबल लगता है क्योंकि उसके बॉडी में माना नहीं है। वो बताती है कि एक आदमी ने स्वॉर्ड यूज करके मैजिक और सेलेस्टियल स्पिरिट्स तक को काट दिया था। बेक को याद नहीं आता कि गेम में किसी ऐसे स्वॉर्ड्समैन का जिक्र हुआ हो जो स्पिरिट्स को काट दे, जिस पर वो सोचता है कि वो जरूर बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर रहा होगा। जब वो पूछता है कि क्या वो उसे देख सकता है, स्पिरिट बताती है कि ग्रेट आर्चिनिस्ट के 12 डिसाइपल्स ने उसे बहुत पहले डिफीट कर दिया था। लेकिन इन्फिनल कहती है कि वो उसे दिखा सकती है क्योंकि उसने उसके सारे मूवमेंट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स रिकॉर्ड किए हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है, क्योंकि वो मूव या किसी से बात नहीं कर सकती, जैसे वो अलाइव ही नहीं है। और उसे ये टेक्निक सिखाने की कंडीशन ये है कि बेक उसके लिए एक हार्ट लाए ताकि वो वापस जिंदा हो सके। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके लेवल पर वो किसी दूसरे सेलेस्टियल स्पिरिट का हार्ट नहीं ला सकता। स्पिरिट कहती है कि एक स्पिरिट बीस्ट का प्योर हार्ट भी चलेगा। बेक कहता है कि ऐसा करने पर वो अपनी पावर्स खो देगी, लेकिन स्पिरिट मान जाती है और कहती है कि ये अकेले हमेशा फंसे रहने से बेहतर है। बेकोजियल बोलता है कि अगर हार्ट किसी नॉर्मल स्पिरिट बीस्ट का हुआ तो उसे पाना इतना इम्पॉसिबल नहीं होगा। वो यहाँ ट्रेनिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी जल्दी होने वाली है, जिस वक्त कई ऐसे बीस्ट्स मिलने का चांस रहता है। ये किसी दूसरे सेलेस्टियल स्पिरिट का हार्ट लाने से कहीं ज्यादा फीजिबल है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो कोशिश करेगा और स्पिरिट उसके लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करती है। इसके अलावा वह उसे एक पिलर के पीछे गिफ्ट के तौर पर कुछ ऑफर करती है, जिस पर वह ध्यान देता है। ये एक फ्लावर नेकलेस होता है जो उनकी फ्रेंडशिप को सिंबलाइज करता है और इसका कोई दूसरा फंक्शन नहीं है। एक ऐसा आइटम जिसके बारे में उसने गेम में कभी नहीं सुना था। वह कहता है कि इसे फायरवुड की तरह इस्तेमाल करके आग जलाई जा सकती है, जिस पर वह खुद ही सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है कि वह एक सेलेस्टियल बीइंग है और यह एक स्पिरिचुअल सिंबल है जो आगे चलकर काम आ सकता है। इसी दौरान असिस्टेंट अभी भी लैबोरेटरी रूम में फॉर्मूला सॉल्व करने की कोशिश करती रहती है और कई घंटों बाद वह आखिरकार मैजिकल फॉर्मूला समझ लेती है, जो देखकर भी वह सेलिब्रेट नहीं करती है। वह खड़ी होकर कुछ नोट्स लिखती है और कहती है कि कल दुनिया में एक न्यू एरा शुरू होगा, जिसे सुनकर वह बताती है कि बेक्यूजियो उसके काम के बारे में जानकर खुश होगा, खासकर ड्वार्फन किंगडम में गोल्डन आयरन माइन की सिटी में, जो ब्लैक आयरन एम्पायर की कैपिटल है। इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट और असिस्टेंट एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के दिन उस जगह पहुंचते हैं जहां हर साल इवेंट की लोकेशन बदलती है और इस बार यह गोल्ड और सिल्वर में स्पेशलाइज करने वाले लीडिंग एल्केमी स्कूल्स में हो रहा है। चूंकि ड्वार्व्स मटेरियल मैजिक में डिस्कवरीज के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए सभी लोग एक बहुत बड़ा इवेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा सबसे महान एल्केमिस्ट हुआंगसुक कॉटन, जिसे गोल्ड एल्केमिस्ट कहा जाता है, वह भी वहां आने वाला है, जो आल्थरिश के रिसर्च को रिवील करने का परफेक्ट मोमेंट बन जाता है। वह थोड़ी इनसिक्योर होकर उससे पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि यह काम करेगा, क्योंकि प्रोफेसर ने इस पर अपनी ज्यादातर लाइफ रिसर्च किया था, जिस पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वह बहुत स्टूपिड है। बेकुसिल कहता है कि उसने प्रोफेसर माइसन का रिसर्च चोरी नहीं किया है, वह बस उससे ज्यादा स्मार्ट है और वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और रेड कारपेट से जाने से बचते हैं और पीछे के रास्ते से अंदर एंटर करते हैं, जहां उन्हें एल्केमी एकेडमी के डॉक्टर्स और रिसर्चर्स वेलकम करते हैं और होस्ट 87th गोल्डन सेक्शन कॉन्फ्रेंस शुरू करता है। पहला टॉपिक एक नए पोशन की अनाउंसमेंट होती है, जिस पर वह स्टेला एकेडमी की प्रोफेसर माइंटन को इसके बारे में एक्सप्लेन करने देता है। वह खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि अल्फा टाइट रेड पोशंस के रिसर्च की जिम्मेदारी उसी की है। वह अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देती है और खत्म होने पर उसे बहुत अप्लॉज और कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, जिसे देखकर सभी कहते हैं कि उसने पहले से कॉम्प्लिकेटेड पोशन को और भी एक्सपैंड कर दिया है। यह देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वह अल्फारिश के रिसर्च को अपना बताकर पेश कर रही है। वह जानता है कि वे लोग कई तरह से बदला ले सकते हैं, लेकिन इस तरह रिवेंज लेना सबसे अच्छा होगा। उसी समय स्टेला एकेडमी की प्रोफेसर की असिस्टेंट को स्टेज पर बुलाया जाता है, जिस पर वह लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं। आगे वह टॉपिक पर पहुंचती है, जो रैंडम फ्लोज को इंटरसेक्ट करने की टेक्निक को समझने की प्रोसेस है, जिसे सुनकर लोग चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे अंदाजा है कि वह कितनी बड़ी बात कह रही है। लड़की कमेंट सुनकर थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है और कहती है कि वे एल्केमिकल थॉट के स्ट्रैंड्स का यूज करके समझ सकते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। वह कहती है कि यह टेक्निक का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैजिक और एल्केमी कंपैटिबल ही नहीं है। और भी बुरा यह है कि यह 300 साल से अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है और कोई भी विश्वास नहीं करता कि उसने अचानक इसे सॉल्व कर लिया। हैंक कहता है कि अगर पहली फेलियर्स के बाद कोई चीज इम्पॉसिबल कह दी जाए तो वे खुद को एल्केमिस्ट्स नहीं कह सकते। वह उस यंग एल्केमिस्ट को लेकर क्यूरियस है जो इम्पॉसिबल के रेल्म में ट्रूथ ढूंढ रही है, और वह उसे प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करने और मैजिक फॉर्मूला के बारे में दिखाने को कहता है। लेकिन शुरू करने से पहले उसे प्रोफेसर मेन का ऑब्जेक्शन मिल जाता है, जो कहती है कि असिस्टेंट के पेपर में प्लेजरिज्म का सस्पेशन है, जिसे सुनकर गोल्ड एल्केमिस्ट भी सरप्राइज हो जाता है। हालांकि अगर वह अपने क्लेम को प्रूव नहीं कर पाई
तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। इसलिए प्रोफेसर स्टेज पर जाती है और कहती है कि फ्लो फॉर्मूला से जुड़े 5 ऑब्स्टिकल्स हैं जिन्हें पार करना जरूरी है ताकि एल्केमी, मैजिक और टेक्नोलॉजी हार्मनी में कोएग्जिस्ट कर सकें। आज तक उनमें से सिर्फ 2 ही सॉल्व हुए हैं और वे भी इनकम्प्लीट थे। वह कहते हैं कि इस लड़की ने 4 ऑब्स्टिकल सॉल्व कर लिए और ऑथोरिया इस समय उसकी असिस्टेंट है, जिस पर अगर यह सच है तो रिसर्च प्रोफेसर मैंड्रिन का होगा। वह पूछती है कि अगर उसने 5वां प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया तो क्या वह बाकी 4 अपने दम पर सॉल्व करने का दावा कर सकती है। प्रोफेसर जानती है कि लड़की बेहद टैलेंटेड और जीनियस है, लेकिन एक अल्केमिस्ट के रूप में उसकी लाइफ यहीं खत्म हो जाएगी और अल्थेरिशिया का टैलेंट हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लड़की पहले से अंदाजा लगा चुकी थी कि ऐसा होगा, लेकिन जब यह सब उसके सामने होता है तो उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है। उसे बेक यूजिल की बात याद आती है कि मुसीबत में उस पर भरोसा करना, जिस पर वह इस समय मदद के लिए असिस्टेंट बुलाना चाहती है। इसलिए वह इस पेपर के को क्रिएटर स्टूडेंट बेक यूजिल को बुलाती है, जिसे अपनी कॉल और को क्रिएटर कहलाने पर खुद हैरानी होती है। सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं कि इतना यंग स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट का को क्रिएटर है और गोल्ड एल्केमिस्ट भी बहुत इंप्रेस्ड होकर इसे देखने के लिए ईगर हो जाता है। बेकी यूजियो सिर झुकाकर स्टेज पर चलता है और प्रोफेसर के पास से गुजरते समय रिजेंटमेंट की ब्रांच निकालता है और टारगेट माइन रखकर उसे एक्टिवेट कर देता है। बॉइलिंग ग्रज स्किल यूज करके वह देखता है कि वुमन उस पर गुस्सा होने लगती है, जिससे उसे समझ आता है कि स्किल काम कर गई। इस तरह हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एल्केमिस्ट्स की भीड़ के सामने खड़ा होता है और सबसे पहले कहता है कि उसने प्रोफेसर के आर्ग्यूमेंट्स को ध्यान से सुना है और उसे लगता है कि एक्शंस वर्ड्स से ज्यादा जोर से बोलते हैं। इसलिए वह दोनों के बीच एक कंपटीशन प्रपोज करता है ताकि देखा जा सके कि रैंडम फ्लो फॉर्मूला कौन सॉल्व कर सकता है। यह सुनकर सभी लोगों को अजीब लगता है कि एक प्रोफेसर और असिस्टेंट के बीच थीसिस एनालिसिस कंपटीशन हो रहा है, जिस पर अल्थेरिशिया डर जाती है तो वह उससे पूछता है क्या वह उस पर ट्रस्ट करती है और वह हाँ कहती है। वह कहता है कि वह इतने समय से उसे देखता आ रहा है और उसे पूरा यकीन है कि वह कर सकती है। वह आगे कहता है कि अगर वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाती तो उस पर भरोसा कर सकती है, क्योंकि वह ऐसा इंसान है जो उस पर बिलीव करता है। लड़की थोड़ी इनसिक्योर होती है, लेकिन उसे लगता है बेक सही है और उसे खुद पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। फिर वह अपने बाल बांधती है और प्रोफेसर मार्टिन के खिलाफ कॉम्पिटिशन शुरू करने का फैसला करती है। रैंडम फ्लो इंटरसेशन फॉर्मूला को 300 साल पहले एक अल्केमिस्ट ने डिक्लेयर किया था, जिसने कहा था कि उसने ऐसा इंक्रेडिबल मेथड खोजा है जो इस फॉर्मूला को सॉल्व कर सकता है। लेकिन कुछ समय बाद वह बाथरूम में फिसल गया और मर गया, जिस पर फॉर्मूला और भी ज्यादा फेमस हो गया। इसके बाद अनगिनत अल्केमिस्ट्स ने इस फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन अब तक सभी प्रोसेस में फेल हो गए और प्रेजेंट टाइम में कोई इसे सॉल्व करने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए अभी इस फॉर्मूला को सॉल्व करना इम्पॉसिबल माना जाता है और अब ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वे इसे सॉल्व कर सकते हैं। वेनिंग मून टावर के एक्सटर्मिनेशन कैप्टन केन को ये इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन 13th एक्सटर्मिनेशन यूनिट के वाइस कैप्टन ह्याजिन मैकरन को यह बोरिंग लगता है। वे आपस में बात करते हैं और सोचते हैं कि क्या वह प्रोफेसर सच में डार्क मेज है। वे चाहे जितनी बार सोचें, उन्हें लगता है यह मिशन फेल होने वाला है। असल प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने उस ओल्ड मैन की हर बात मान ली थी, लेकिन हॉल का एटमॉस्फेयर अचानक बदलता है, जो देखकर वे अपनी सोच बदलने लगते हैं। आखिरकार दोनों फॉर्मूला का पहला प्रॉब्लम खत्म कर देते हैं और दोनों की इंटरप्रिटेशंस सिमिलर होती हैं, बस पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग होता है। फिर भी असिस्टेंट का अप्रोच प्रोफेसर से ज्यादा कंसाइज और क्लियर होता है और उनके कंक्लूजन्स भी थोड़े अलग होते हैं। इसके बाद वे फॉर्मूला के दूसरे प्रॉब्लम पर जाते हैं, जिसे देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि इस तरह कोई दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। अल्थेरिशिया एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करती है जो नॉर्मली 200 लाइंस लेता है, लेकिन वह सिर्फ 12 लाइंस में कर देती है। ये देखकर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि लोगों की रिएक्शन पॉजिटिव है और अब रियल शो शुरू होने वाला है। फिर वे फॉर्मूला के तीसरे प्रॉब्लम के बीच में पहुंचते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुआ और सभी सोचते हैं क्या आज ये सॉल्व होगा। दोनों बोर्ड पर तेजी से लिखते रहते हैं। गोल्ड एल्केमिस्ट सोचता है कि यह इम्पॉसिबल है कि वे सच में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। उसके हिसाब से प्रोफेसर मैन सिर्फ कोशिश करने के लिए भी इनक्रेडिबल है, लेकिन असिस्टेंट इसे डेप्थ के साथ सॉल्व कर रही है। जब प्रोफेसर उसका सॉल्विंग मेथड देखती है तो वह पूरी तरह इरिटेट हो जाती है और सोचती है कोई इसे इस तरह कैसे देख सकता है। वह सोल्यूशन पढ़ती है और इम्प्रेस्ड हो जाती है। एक्सपीरियंस्ड अल्केमिस्ट्स हर प्रॉब्लम को अलग अलग एनालाइज करते थे, लेकिन असिस्टेंट कुछ अलग करती है। वह उन्हें अलग पार्ट्स की तरह नहीं, बल्कि एक होल के कंपोनेंट्स की तरह देखती है। यही उनकी सॉल्यूशंस का मेन डिफरेंस होता है, जिस पर वे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं और एक समय पर प्रोफेसर फॉर्मूला का वह हिस्सा भूल जाती है जिसे उसे यूज करना था। ब्लैक बोर्ड कम पड़ता देख वह और बोर्ड्स मंगवाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन उसी पल उसकी असिस्टेंट पूरे फॉर्मूला का सॉल्यूशन फिनिश कर देती है। वह कहती है कि रैंडम फ्लोज के इंटरसेशन टेक्निक को समझने का सिस्टम कंप्लीट है। उसी समय वह अपने मैजिक फॉर्मूला थीसिस को कंक्लूड करती है और वहां मौजूद सारे अल्केमिस्ट्स कुछ देर के लिए स्पीचलेस रह जाते हैं। फिर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि यह मोमेंट हिस्ट्री में दर्ज होगा। इमोशन से भरे सभी लोग कहते हैं कि यह सेंचुरी की डिस्कवरी है। अल्थेरिशिया सच में सक्सीड होकर बहुत खुश होती है और बेकील को थैंक्स कहती है, जो अप्लॉज करते हुए कहता है कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन तभी प्रोफेसर से एक मेलेवोलेंट एनर्जी निकलने लगती है।